सबसे पहले मैं तेरे को बेसिक बताता हूँ, बेसिक क्या है। ठीक है, इसको समझना, लिखता जाऊंगा मिटाता जाऊंगा। ठीक है, बेसिक समझते हैं इसका, बेसिक क्या है। कोई भी लाइन होगी ना, ये तेरा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस है। ठीक है, ये कोई भी लाइन है, ये एक्स एक्सेस से कुछ अल्फा एंगल बना रही होगी, वाई एक्सेस से कुछ बीटा एंगल बना रही होगी, और उधर वाले से कुछ गामा एंगल बना रही होगी। ठीक है, कोई लाइन है, तो कोई भी लाइन जब अलग अलग एंगल बनाती है ना, तो उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इनकी डायरेक्शन कोसाइंस होती है। अब ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है कॉस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा। ठीक है, इसे कॉस अल्फा बोल रहे हैं ना, इसको हम लोग एल भी बुलाएंगे, इसको हम लोग एम बुलाते हैं, इसको एन बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजल टू 1 होता है। ठीक है, एक चीज तो यहां से ही पकड़ ले। ठीक है, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं ना, वो सब कॉस में होते हैं, तो कॉस बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो इसलिए क्या क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमने निकाले डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रेशोज क्या है ना, इनको बोलते हैं एबीसी। ये होते हैं एबीसी, और ये किस तरह काम करते हैं, ये इस तरह से काम करते हैं। पहले तो ये एबीसी होते हैं, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, ये कहलाते हैं एबीसी। अब एबीसी जो होते हैं ना, वो एल एम एन एन के रेशो में होते हैं, तो एल बाई ए इस गढ़ में एम बाई बी इस गढ़ में एन बाई सी होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो इसको पकड़ ले, एल बाई ए बराबर में इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मान ले अपने को निकालना है, तो इसको ऐसे भी समझ कि हम इसको कह सकते हैं कि ये खुद ही के स्क्वायर का सम, ठीक है, का रूट ओवर अपॉन में अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो चीज है, ये रेशो की एक प्रॉपर्टी होती है, उससे हमने ये लिखी है। कहां से आया, रेशो की प्रॉपर्टी से आया, जिसमें से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसको 1 समझ जा। अगर अपने इसे 1 समझ लिया, तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन में इतना, तो एल की वैल्यू आ जाएगी ए बटा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू आ जाएगी बी बटा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से अपने एन की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन में अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहले तो अपन जो बेसिक है वो पकड़ लिए। ठीक है, यहां तक की बात भी हो गई है ना। अच्छा, अब कोई भी जो लाइन है ना, उसके डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा है, तो याद रखना फिर हम पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, कोई भी चीज होती है ना, उसके एंगल अगर 20 डिग्री है तो 160 भी होता है ना। एक काम खत्म। अब मैं देख, जैसे एक क्वेश्चन में अपने को यहां दे रखा है, इसके अंदर पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है जरा देखो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर लैम्डा लैम्डा लैम्डा। ठीक है, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। ठीक है, अब इसका देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। कैसे, इसको मिटाया, देख तेरे सोचने में नहीं आएगा कि अरे इतना आसान हो सकता है क्या। इतना सिंपल चैप्टर है, एक बार पकड़ में आना चालू हो गया ना, हिलेगा ही नहीं दुनिया में किसी से। डायरेक्शन कोसाइन माने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। एक तरह से एल की वैल्यू दे रखी है लैम्डा, एम की वैल्यू दे रखी है लैम्डा, एन की वैल्यू दे रखी है लैम्डा, और हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर, तो लैम्डा बराबर में कितना हो गया, प्लस माइनस 1/√3। फर्स्ट क्वेश्चन डन। मुश्किल है नहीं है ना। अच्छा, अब देख अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगले क्वेश्चन में कहीं थ्योरी की जरूरत पड़ेगी तो और बता दूंगा। ठीक है,
क्वेश्चन वाला कहता है अगर एक लाइन जो है वो 3π/4 π/3 और थीटा एंगल बना रही है एक्स वाई जेड से, तो थीटा कितना होगा। ठीक है ना, क्या बना रही है, एंगल। एंगल माने डायरेक्शन एंगल। अब डायरेक्शन एंगल का मतलब ये तेरे लिए अल्फा हो गया, ये तेरा बीटा हो गया और तेरा गामा हो गया। ठीक है ना, तो हमको ये पता है कि कॉस अल्फा बराबर में कितना हो गया, कॉस 3π/4 हो गया। कॉस 3π/4 का मतलब होता है माइनस का 1/√2। ठीक है, तो ये तो तेरा क्या बन गया, एल बन गया। अब एम पे आ जाओ, एम बराबर क्या होता है, कॉस ऑफ बीटा, तो वो हो जाएगा कॉस π/3। कॉस π/3 कितना होता है, 1/2। और एन बराबर में हो गया तेरा कॉस ऑफ गामा, और गामा है थीटा, तो कॉस थीटा। अब अपने को तो रटा हुआ है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, पास वाले का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सब 1 के बराबर होने चाहिए। कॉस स्क्वायर को अगर उधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10th में पढ़ा है अपन ने। ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया तेरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 3/4। तो साइन थीटा बराबर में कितना हो गया, साइन थीटा बराबर में हो गया 3/√2, है ना। साइन थीटा में, साइन थीटा के टेबल में 3/√2 कितने डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे। तो आंसर हो गया π/3। π/3 है क्या कोई आंसर। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे इसने एक चमत्कार किया बदमाशी से। ठीक है, कि पॉजिटिव एंगल दिखाया, देखो है ना, पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव में ही बोलना बस, π/3 ओनली, राइट है। ऐसा जानबूझ करके स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करिए। अगले पे बढ़ते हैं, देखो ठीक है, अगले पे मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला देखो। हो सकता है देखो इसी थ्योरी में से काम हो जाए तो बढ़िया, नहीं होगा तो जरूरत पड़ेगी तो अपन खींच लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब अगले पे बढ़ते हैं, रेडी। अब अपना अगला क्या है वो देखो जरा। अगला क्वेश्चन कहता है P is a point on the line segment joining 3, 6, -1 and this, then the y coordinate of P is 4, then its z coordinate is equal to question mark। एक लाइन सेगमेंट है जो कि जोड़ रहा है किस किस को, दो पॉइंट को। एक पॉइंट का नाम है 3, 6 और -1, और दूसरे वाले का नाम क्या है 6, 2 एंड -2। ठीक है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा P इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब अपने से P नहीं मान सकते। ठीक है, P इस पर कोई पॉइंट है, ठीक है, नहीं मानेंगे भाई। ठीक है, P इज द पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट, है ना। अब इस P इस पर कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट होगा भाई। ठीक है, देन इट्स z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये कह रहा है कि इस पर कोई पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 4 है, तो बताओ z कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो भाई सीधी सी बात है, लाइन अगर एक ही लाइन है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सोचना, लाइन एक ही है अपने पास, है ना, तो इसका जो भी थीटा बनेगा वो सेम बनेगा। तो 4 - 6 करने पर जो आंसर आ रहा है वो 2 - 4 करने पे भी आ रहा है, देख, है ना। अगर इसका z कोऑर्डिनेट को मैं z मानता हूं, तो z में से ये घटाने पर जो आंसर आएगा वो -2 में से z घटाने पर भी आएगा। तो अगर देखा जाए तो हम इसको अगर उधर उचका दे तो 2z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2। काम खत्म। कहानी समझ में आ गई है, इतना सिंपल है। बता देख क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हूं मैं। अब आप देखो जरा, ठीक है, अगले पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या कहता है, रेडी, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कौन सा। अगला क्वेश्चन दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन दिस वाई एक्सिस। ओके, अब देख जरा इसको समझते हैं, है ना। इसको एक बार मान लेते हैं ये प्लस का 2 है, समझाने के लिए तेरे को। तो ये कैसे बना वो समझाता हूं। पहले तो 2 यूं चली, यहां पहुंच गई, यहां पहुंचते ही तो एक्स एक्सिस पर है, तो ये 2 0 0 हो गया।
ठीक है ना। फिर ये तेरा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चले अपन, 3, तो 2 यो चले तो 3 वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में तू 3 चली, पैरेलल पैरेलल। अब यहां से 2 चल चुकी है, यहां से 3 चल चुकी है, तो ये हो जाएगा 2, 3 और 0। क्यों जेड पे 0 क्यों है, क्योंकि तू ऊपर तो चढ़ी नहीं, नीचे भी नहीं गई। अब जेड की डायरेक्शन में कितना जाना है, 5, तो अपन यहां से जेड की सीध में 5 चलते हैं। समझ में आ गया। अब जेड की सीध में जब तू 5 चल लेगी तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3, 5। वो -2s को एक बार के लिए दिमाग से निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब जरा इस चीज को भी देख, अगर मैं इसको लेकर के है ना एक ऐसा पीपा बना लेता हूं, है ना। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है जरा समझने की कोशिश करना, है ना। थोड़ा सा इसमें ये वाली जो लाइन है ये सी पे आएगी, ध्यान रखना ये सी पे आएगी, है ना। अब ये जो जगह है ना, इसको अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन एक्स एक्सेस कहलाएगा, क्योंकि ये जगह का नाम क्या है, एक्स एक्सेस। अगर मैं इस जगह को इस जगह से मिलाता हूं तो ये जगह जो कहलाएगी ये कहलाएगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सेस, ठीक है, ये वाई एक्सेस कहलाएगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन वाला खुद ही कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन वाई एक्सेस क्या होगा, माने ये वाला पॉइंट के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, मेरी क्या कसरत रहेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए मुझे ओरिजिन से बस इतना ही तो चलना है, देखना ओरिजिन से मुझे इतना ही तो चलना है। मैं यहां पहुंच गया तो मैं यहां कितना चला था, 3 नहीं, यहां 2 चला था, 3 यो चला, फिर 5 ऊपर चला था। तो जितना मैं यहां चल रहा हूं उतना ही तो सामने भी चल रहा हूं, तो मैं 3 ही चलूंगा, 3 यहां चलूंगा तो 3 यहां चलूंगा। अब ओरिजिन से अगर मैं 3 चला तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, क्योंकि मैं ओरिजिन से सिर्फ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चला हूं, ना मैं एक्स में चला ना मैं ऊपर गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स के नाम पे मैं 0 चला, वाई के नाम पे मैं 3 चला और इसके नाम पे मैं 0 चला, तो आंसर हो गया 0, 3, 0। क्वेश्चन खत्म। समझ में आई, समझ में आ गया तो ये बहुत बढ़िया चीज है, एक नंबर चीज है, एक नंबर चैप्टर है। आप हैरान हो जाओगे कि अरे इतना प्यारा चैप्टर कहां से छूट गया। ठीक है ना, जो बिल्कुल मैं तो देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक से मैं इसमें दिखा ही नहीं रहा, मैं तो आपको क्वेश्चन आ रहा है और मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप खुद ही समझ जाओ कि ये क्या क्वेश्चन होते होंगे, सोचो आप इसके। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन लोग और आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हाँ भाई, रैंडम क्वेश्चन उठा रहा है, रैंडम क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन है। द लाइन दिस देखो जरा पढ़ो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार जरा। एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, वाई की वैल्यू ये दे रखी है, जेड की वैल्यू ये दे रखी है। क्या नाम है इसका, नाम क्या दिया है, कौन है ये, लाइन है। एक्स वाई जेड दे रखे हैं, तो इनमें से किससे गुजरती है। अब जरा पहचानो, एक्स कितना दिया है, 1+5 म्यू दिया है, तो क्या मैं x -1/5 करके म्यू बोल सकता हूं इससे, हाँ या ना, बोल सकता हूं। अच्छा, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5 + म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई भाई मेरे भाई, y + 5 हुई कि नहीं हुई। अच्छा, z की वैल्यू कितनी दे रखी है, -6 -3 म्यू, तो इसका मतलब ये कि म्यू की वैल्यू कितनी होगी, z + 6 / -3, यही तो होगी। तो हिसाब से देखा जाए तो x -1 / 5 इजिकल टू y + 5/1 इजिकल टू में z + 6/-3, यही हो गया मेरे लिए, है ना। देखना ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, तो फिर तीनों म्यू एक ही कर दो। अब याद, अब धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगे, लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन धीरे धीरे बैठ रहा है, बैठ जाएगा, धीरे धीरे बैठ जाएगा। ये इनमें से किससे गुजरती है, तो मैंने तेरे सामने पहला पॉइंट मैंने जानबूझ के बी उठाया, है ना। देख जरा, अगर ये बी से गुजरती है तो बी इसे सेटिस्फाई करेगा, कैसे करेगा,
जब मैं x की जगह कितना डालूंगा 1, तो ये दिखेगा 1 माइनस 1/5, ठीक है। और y की जगह कितना डालना है 5, तो ये दिखेगा 5 प्लस 5/1। अभी रुक जाए, यही आगे वाला डाली मत। ये 0 दिख रहा है तेरे को, ये 0 आता दिख गया क्या, ये 0 दिख रहा है, तो 0 दोनों में 0 नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, ये ऑप्शन देख ही मत। अब ये हटा देते हैं। अब एक और ऑप्शन देखते हैं भाई, कौन से ऑप्शन पे दांव लगाएंगे भाई, दांव लगाते हैं भाई अगला ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला देखते हैं। ए पढ़ो, एक्स की जगह क्या डालना है 1, तो 1 माइनस 1/5 कितना हो गया 0 दिख रहा है। वाई की जगह क्या डालना है -5, अगर मैंने y की जगह -5 डाला तो -5 प्लस का 5/1, एक 0 दिखा। अब z की जगह कितना डालना है 6, तो जरा 6 डालो, देखो 6 प्लस 6 0 दिखा क्या, रुक जाओ, इसका मतलब 0 नहीं दिखा। अच्छा, ये अगर y की जगह पर z की जगह पर अगर 6 ना होकर के -6 होता, काम चल जाता ना, हाँ या ना। तो देख किसमें z की वैल्यू -6 है, दिखी, सी वाले में दिख गया, ऑप्शन हो गया। सेटिस्फाई कराना है, सेटिस्फाई कराना है, समझ में आ गया। लाइन की क्वेश्चन भी पकड़ में आ गई, कितना चुटकी हो गई हमें बता, है ना। एक बार देखने की देर है, एक बार भागो मत, बस इसको सामना करो। मैं करवा रहा हूं ना सामना, डरो मत, मैं करा रहा हूं धीरे 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 धीरे, ठीक है, अपने दिमाग से कर रहे हैं, ठीक है। यदि बेसिक से पढ़ना चालू करेंगे तो फिर नहीं पहुंच पाएंगे अपन। अगर नहीं, अगर भाई वे ऐसे ही जाना है ना अब तो रैंडम, तो फिर मेरे साथ चलो आंखें बंद करके चुपचाप। रेडी, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला है, एक और पकड़ो, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस वेक्टर के पैरेलल हो और इससे गुजरे। किसकी इक्वेशन मांग रहा है, लाइन की। लाइन के अंदर हमेशा ध्यान रखना x अपॉन या माइनस आएगा ही आएगा, इक्वल टू में y माइनस अपॉन आएगा ही आएगा, z माइनस अपॉन आएगा ही आएगा, याद है ना, ठीक है। अब नीचे कौन आते हैं, नीचे आते हैं dr। अभी dr क्या चीज है, थोड़ी देर पहले मैंने डायरेक्शन रेशियो बताए थे, ठीक है ना। dr कहां से मिलते हैं, जिसके वो लाइन पैरेलल होती है। अब ये लाइन क्या किसके पैरेलल है, देखो लाइन किसके पैरेलल दी है, इस वेक्टर के, है ना। तो इस वेक्टर के जो 3, 1 और 2 ये dr हो गए, 3, 1 और 2, आधा काम हो गया, आधा और करना है, ठीक है। अब देखना है जिससे, अब ये कौन होते हैं, मैंने वापस पूछ लूं, ये क्या है, ये तीनों क्या बताया मैंने तेरे को, dr बताए। ये तीनों कौन है, dr, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। यहां क्या भरना है, यहां पे भरना है जिससे गुजरेगी, है ना। किससे गुजरेगी, जरा किस पॉइंट से गुजर रही है बताओ, देखो पढ़ो, पासिंग थ्रू किस पॉइंट है, 4, -3 और 7, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू 7। ये माइनस माइनस प्लस कर दो, देखो कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा सर, वहां पे तो सब गड़बड़ हो गया, तो कुछ नहीं, इसे t मानो, मान लिया। अब इसको भूल जा, t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर, पकड़ो क्या पढ़ने में आ रहा है 3t, ये 3 इधर गुणा होगा तो 3t, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3t + 4 हो गई। अब 1 की गुणा करो t से, पढ़ो y की वैल्यू पढ़ो, t 3 प्लस का है कि माइनस का, प्लस का, तो इधर आकर के माइनस का, तो t - 3। z की वैल्यू पढ़ो, z की वैल्यू पढ़ो 2t + 7, ठीक है। अब देखो इनके किस ऑप्शन में, x की वैल्यू 4t + 3 नहीं है किसी, अपना 3t + 4 है, तो ये तो आउट हो गया, ठीक है, 3t + 4 इन हो गया। अगला वाला देखो t - 3 है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, ठीक है। अब अगले वाला देखो 2t + 7 है क्या, इसमें है, तो सी ऑप्शन बैठ गया, आ गया। लाइन की इक्वेशन बना ली, देखते ना, फिर वो पता भी नहीं है लाइन क्या होती है, लेकिन अभी एक झटके में समझ में आ गया। अब दोबारा सोच लो, लाइन में जो नीचे होते हैं उनको क्या कहते हैं, dr, ऊपर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जिससे गुजर रही है, ठीक है। तो याद रखना x माइनस, बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, x माइनस, है ना, r/a,
y माइनस एस बाई बी, z माइनस टी बाई सी में, ये वो किसकी इक्वेशन है? ये लाइन की इक्वेशन है। कौन सी लाइन की इक्वेशन है दोस्तों? जिसके डी आर क्या है? एबीसी है, और जो कि गुजर किससे रही है? जो कि पास किससे हो रही है? जो कि पास हो रही है आर एस टी से। सही है, यानी यहां थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ गई है ना। अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। रेडी है ना? अब जरा अगले क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन बताओ जो इन दोनों से गुजरे। ठीक है, तो देख बताया था ना, x माइनस खाली, y माइनस खाली, z माइनस खाली, नीचे भरने डी आर। ठीक है ना? अब ये जो लाइन है इस समय पर कितने पॉइंट से गुजर रही है? कितने पॉइंट से गुजर रही है? 2 पॉइंट से। पहला पॉइंट 002, दूसरा पॉइंट 3-25। जब भी 2 पॉइंट से गुजरे तो कोई भी पॉइंट ऊपर आ सकता है, क्योंकि यहां पे कौन बैठते हैं? इनमें माइनस के बाद में वो बैठते हैं जो इससे गुजरी। अब लाइन इससे भी गुजर रही है, इससे भी गुजर रही है, तो हमारा तो 0-0 फेवरेट है, तो यहां लिख देते हैं 0, यहां 0 और यहां 2, क्योंकि जिससे गुजरी वो लिखते हैं। नीचे लिखते हैं डी आर। डी आर में किसके पैरेलल है? तो पैरेलल तो बताया नहीं, इसने 2 पॉइंट बताए, तो डी आर अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो डी आर निकालते हैं घटा घटा करके, 3 माइनस 0। ठीक है, फिर -2 माइनस 0, फिर 5 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3। लो लाइन आ गई, लेकिन वहां तो मैच ही नहीं करी। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अभी देख, वापस से देखना, इसको सामने टी की जगह लैम्डा बिठा दूं तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है, x की वैल्यू होगी 3 लैम्डा, हो गई ना, है ना? अच्छा y की वैल्यू हो गई माइनस का 2 लैम्डा, और z की वैल्यू होगी 3 लैम्डा प्लस का 2, हो गई ना? अच्छा, ऐसे नहीं तो ऐसे समझो। देखो अब मैं वेक्टर इक्वेशन सीधा ही बनाना सिखा रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं। देख, जब इसको बदलते हैं तो बदलने का सीधा रास्ता दिखाता हूं, है ना? देखना, ये x y z इसकी जगह लगेगा r वेक्टर। ठीक है, r वेक्टर का मतलब x y z, अंदर इसके x y z। ठीक है, इधर भरेगा क्या? 0 i कैप प्लस में 0 j कैप प्लस में 2 k कैप। ठीक है, 0 i कैप, 0 j कैप प्लस में 2 k कैप प्लस लैम्डा इनटू में 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस का 3 k कैप। ये लो, हो गया। ठीक है, अब बता दू, ये 0 और 0 ही है ना, तो इन्हें क्यों लिखना? तो लोग क्या लिखेंगे? 2 k कैप। तो देखो सब में 2 k कैप है क्या? है ना? इसमें नहीं है, इसमें है 2 k कैप, 2 k कैप, 2 k कैप। अब लैम्डा के साथ वाले में 3 माइनस 2, 3 किस में है? देख जरा, 3 माइनस 2, 3 सिर्फ सी में है, दिख गया? तो यही आंसर हो गया। आया? अब चलते हैं पीछे, देख। ठीक है, पिछले वाले में अगर मुझसे कोई कहता इसको आर में बदल के दिखाओ, इसको आर में बदलना होता तो कैसे बदलते? मैंने बताया था एक्स वाई जेड की जगह क्या लिखना है? आर वेक्टर लिखते। आगे वाले में क्या लिखना है? 4, इससे 4, इससे कितना? -3, क्योंकि ये माइनस और -3 है। ठीक है ना, तो मैं लिखता 4 आई कैप -3 जे कैप, और इससे क्या लिखूंगा? 7 के कैप। आया समझ में? और प्लस में कितना? लैम्डा इंटू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस में 2 के कैप। लो दोस्तों, काम खत्म। अभी पकड़ में आया? ठीक है, अब जरा सोच, अगर दे रखा है x प्लस 1 बाई -2, y माइनस 2 बाई 3 और z माइनस 1 बाई 3, अगर मुझे इसे r वेक्टर में बदलना होता तो कैसे बदलता? मैं कैसे बदलता? r वेक्टर लिखता, है ना, r वेक्टर लिखता। इसका 1 नहीं है, ये कितना है? -1, जो +1 है वो -1, तो माइनस का आई कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि x के साथ वाला है। फिर कितना? प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। ये बात समझ में आई? प्लस में लैम्डा, लैम्डा के पीछे क्या आएगा? ये तीनों dr,
डी आर बोले तो माइनस का 2i कैप 3j कैप 3k कैप। अभी पकड़ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं आया? आ गया? ये तीनों कौन है? डी आर। ये ऊपर वाले लोग कौन है? जिसमें से गुजरी, ये जिस लाइन जिसमें से गुजरी वो पॉइंट है। नीचे वाले कौन है? डी आर। डी आर या तो पैरेलल से सीधे मिलेगा या फिर घटा घटा के मिलेगा, ऐसे घटा घटा करके एक पॉइंट में से दूसरा पॉइंट। अभी पकड़ में आया कि नहीं आया? कुछ कुछ दिख रहा है? ठीक है, अब देख ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ है, ये अब देख इस क्वेश्चन में दे रखा है x/1 दिख रहा है ना, लेकिन x/1 नहीं है, x-0/1 है। ठीक है, y नहीं है, y-0/-1 है, और z-0 डिवाइड बाई 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, ये क्या एंगल बनाती है x एक्सिस के, y एक्सिस के साथ? y एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है? अब इसके dr हैं, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0 हो गई। राइट है? अच्छा, अब जो y एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे कॉस ऑफ गामा कहते हैं, कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, बोले तो m, और m की वैल्यू होती है b/√ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। ये मैंने शुरू में बताया था कि m की वैल्यू ये होती है। तो b कितना है अपना? -1। ठीक है, अपॉन में √ऑफ a² की वैल्यू 1, b² की वैल्यू 1 और ये 0, तो कितना हो गया? -1/√2। अब cos बीटा बराबर -1/√2, माने बीटा की वैल्यू हो गई 135 डिग्री। ठीक है, अगर ये 135 डिग्री है, ठीक है, तो देखो साहब क्वेश्चन में मिल गया आंसर। अब किसी ने पूछा होता कि ये y एक्सिस नहीं होकर के x एक्सिस होता है, x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? तो अगर x एक्सिस से पूछने वाले ने एंगल पूछा होता तो आंसर होता cos ऑफ अल्फा, और उसकी वैल्यू होती L, और L बराबर होती a/√ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। इसमें a की वैल्यू कितनी है? 1, a² b² c² बोले तो 1 + 1 + 0 बोले तो 1/√2। अब cos थीटा में 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, तो अल्फा बराबर π/4 आंसर हो जाता। समझ में आया? अब मान ले किसी ने पूछा था z एक्सिस से कितना एंगल बनाती है भाई, तो z एक्सिस से बनने वाला एंगल होता है cos ऑफ गामा, वो होता है n, और n बराबर होता है c/√ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। c की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। 0 के नीचे किसी का भी भाग लगा दो 0, तो हमारे को यहां से पता चल गया कि cos ऑफ गामा बराबर 0, और cos ऑफ गामा बराबर 0 होने पर गामा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 ही 0 होता है। ये मुश्किल काम है क्या? चुटकियों का काम है कि नहीं? अब यहां से एक और बात समझ में आ गई कि यार ये चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है। बस अभी सोच, अभी मैंने 12-15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी नहीं करे, उतने में इस चीज समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अरे जब आप 20 में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बाहर जाओगे, आपको एक एक चीज ऐसी दिखने लग जाएगी फुटबॉल की तरफ बड़ी, और लगेगा अरे यार क्या चैप्टर है, ये तो गजब चैप्टर है, गजब चैप्टर है। ठीक है, फुल ऑन मार्क्स लाके देता है, इसमें भी देगा, जेईई मेंस में भी देगा, हर चीज में देगा, तो और क्या चाहिए किसी से भी? आपको क्या उम्मीद करते हो आप? ठीक है, ठीक है, चलो साहब नेक्स्ट पे बात करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो बढ़िया, और सोचते हैं, आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी सिखाया था, वाई एक्सिस से दूरी मांग रहा है भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस पे कितना चलना है? कितना चलना है? पी। कितना चलना है? पी। तो पहले चलेंगे पी, पहुंच गए P00 पे। ठीक है, फिर जेड एक्सिस की दुनिया में चलना है, वाई एक्सिस के पैरेलल चलना है क्यू, तो मैं क्यू चलूंगा। ठीक है, यहां पहुंचते हो जाऊंगा PQ0। अब मेरे को चलना है आर, तो मैं आर ऊपर जाऊंगा, आर ऊपर जाने के बाद में वापस से वही सेम पीपा बना दूंगा इसका। राइट है, ऐसा वाला, ये लो बन गया इसका पीपा। अब मुझे किसकी डायरेक्शन में देखना है, कहां से देखना है? वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी, वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी, ये वाला पॉइंट है PQR।
सही है, इसकी वाई एक्सिस से दूरी देखनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं डालना है, ये दूरी देखनी है, दूरी, ठीक है। अच्छा देख, अब जरा सोचो, पहली बात, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे कितनी कसरत करनी पड़ती है? ओरिजिन से मैं सीधा ही आता था, यहां से कितना चला था P, यहां से फिर आगे कितना चला Q, तो यहां पे अगर Q चला तो ये भी तो Q ही है। तो ओरिजिन से अगर मैं Q चलूंगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ना तो मैं X में चला, मेरे को तो सीधे ही आना है Q, तो X के नाम पे 0 0 चला, ना ऊपर गया तो Y के नाम पर, सिर्फ Y के नाम पे Q चला और इसके नाम पे 0 चला। तो एक तरह से मुझे इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है ना, P माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस Q माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस में R माइनस 0 का होल स्क्वायर, उर्फ आंसर हो जाएगा अंडररूट में P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। है क्या कोई आंसर? समझ में आता जा रहा है ना? क्वेश्चन ये खुद ही सिखा रहे हैं, सब खुद ही सिखा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा मैं कुछ सिखा रहा हूं, मैं कुछ सिखा ही नहीं रहा। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धीरे धीरे, और एक ही चीज जैसे धीरे धीरे रिपीट होती है कि आप सीखते जाओगे खुद ब खुद। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, इस पॉइंट XY0 की XY प्लेन को डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इन दिस, है ना। अच्छा, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा ये XY प्लेन है भाई, ये अपना XY प्लेन है, इसका नाम है XY प्लेन। ये कोई लाइन सेगमेंट है, ऐसे जा रहा था आर पार, ठीक है, ऊपर जिस पॉइंट से चला था उसका नाम था 1 2 3, नीचे जो पॉइंट मिला वो है 3 2 1, ठीक है, और ये यहां इस जगह पे डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा जा रहा था, यूं डिवाइड हो गया। अच्छा, किस रेशो में डिवाइड हुआ यही जानना चाहता है, ठीक है, किस रेशो में डिवाइड हुआ? हमें नहीं पता, हमने कहा किस रेशो में डिवाइड हुआ, मैं क्या पता भाई। हम मान लेते हैं जब रेशो पता नहीं होता ना, तो K:1 मान लेते हैं, K:1 के रेशो में डिवाइड हुआ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? K मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई K प्लस 1, ये तो X कोऑर्डिनेट होगा। Y कोऑर्डिनेट हो गया K मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका 2 डिवाइड बाई K प्लस 1। इसका Z कोऑर्डिनेट हो जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई K प्लस 1। ये इसका XYZ कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन XY प्लेन पर, जब आप XY प्लेन पे होते हो तो देख, ये तेरा X एक्सिस है, ये तेरा Y एक्सिस था, तो ये जो बीच में ये जो प्लेन बन रहा है ना, इस प्लेन का नाम ही XY प्लेन है। XY प्लेन, ये सब XY प्लेन चल रहा है, यो जो चल रहा है ये XY प्लेन है। XY प्लेन पे ये वाला चाहे क्वेश्चन देख लो, चाहे इससे पहले का कोई क्वेश्चन पढ़ा हो, पीपे वाला क्वेश्चन पढ़ा है कोई? नहीं, वो मिटा दिया अपने, है ना, चलो कोई नहीं, है ना। चाहे पिछला वाला क्वेश्चन भी देखते, तो इस प्लेन पर एक काम परमानेंट है, ये वाला पॉइंट 0 ही होता है हमेशा। तो इसका मतलब ये कि इस प्लेन पर इसका ये वाला पार्टी भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब पक्की बात है कि 3K प्लस 1 बाय K प्लस 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। इसका मतलब 3K प्लस 1 की वैल्यू, इसका मतलब 3K प्लस 1 की वैल्यू ही 0 आनी चाहिए। इसका मतलब K की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -1/3, ठीक है। तो तेरा आंसर हो जाएगा -1/3, है ना। अब 1/3 बोलो या, क्योंकि ये माइनस है, जब भी K का आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये कि डिवीजन हो रहा है एक्सटर्नल। तो आंसर हो गया या तो 1:3 एक्सटर्नली या 3:1 एक्सटर्नली, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये जो भी मांग रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो 3:1 एक्सटर्नली इज द राइट आंसर, ठीक है। ये बात तो पढ़ में आई कुछ है? XY प्लेन होता है तो ये 0 होता है। YZ प्लेन पर, अब यहां पे एक बात लिख लो कोई दिमाग के अंदर, कि अगर XY प्लेन होगा तो उस पर Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। YZ प्लेन होता तो उस पर X कोऑर्डिनेट 0 होता, है ना, और ZX प्लेन होता तो उस पर Y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऐसे बस चलते चलो, धड़ाधड़ 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 होते रहेंगी चीजें, ठीक है। अभी आगे कहीं और पाला पड़ गया तो फिर उड़ा दूंगा इसको।
अब दोबारा से एक और चीज पे भी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एंगल बताओ ये लाइन और ये लाइन के बीच में, ठीक है। अब लाइनें ऐसी कैसी होगी, मैं तो अलग सी लाइनें पढ़ाई थी तो अलग तरह की लाइनें होगी। तो यहां कितना दिख रहा है, लाइन नंबर 1 2x बराबर में कितना 3y इक्वल टू में कितना माइनस का z। ये अपनी पहली लाइन है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये तेरी आंखों का धोखा है। ये x डिवाइड बाई 1/2 लिखा है, ठीक है। ये y डिवाइड बाई 1/3 लिखा हुआ है। ये z डिवाइड बाई -1 लिखा है, ठीक है। अभी भी आंखों का धोखा है, क्योंकि ये y x -0 y -0 z -0। याद है ना, नीचे वाले पॉइंट होते हैं dr, बोलना नहीं सिखाया था। ये वो पॉइंट होते हैं जिससे ये लाइन गुजर रही है। तो पहली लाइन तो क्लियर हो गई। अगली लाइन का नाम है 6x माइनस वाई माइनस का 4z, ठीक है। अब इस लाइन को ढंग से पढ़ो, x डिवाइड बाई 1/6 y डिवाइड बाई -1 z डिवाइड बाई माइनस का 1/4। पकड़ में आ गया है ना। अब ये तेरे dr है ना, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अंडर रूट में a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर होती है। सही है। अब ये रहा तेरा a1 a2 a3 ना, ये रहा तेरा a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसके हिसाब से समझना, a1 a2 का मतलब हो गया 1/2 इंटू 1/6 प्लस b1 b2 का मतलब हो गया 1/3 इंटू -1 c1 c2 का मतलब हो गया -1 इंटू माइनस का 1/4। अपॉन में आ जाओ, नीचे अंडर रूट में चलते हैं। a1 का स्क्वायर 1/4 b1 का स्क्वायर 1/9 प्लस 1 अंडर रूट में दूसरे वाले में चलो, इसका स्क्वायर 1/36 पांच वाले का स्क्वायर 1 उसके पांच वाले का स्क्वायर 1/16। आ जाओ दौड़ करके, राइट है। यहां तक की बात तो मेरा तो पूरी हो ही गई। ये दोनों मिलके हो गए 1/12 प्लस ये दोनों मिलके हो गए -3, ठीक है। माइनस का 1/3 सॉरी माइनस का 1/3 और ये दोनों मिलके हो गए प्लस का 1/4। ऊपर वाले का एलसीएम पहले निकाल लेता हूं, इसका एलसीएम ही 12 आ गया। तो 12 के हिसाब से 1 -4 और 4 के हिसाब से 3, ऊपर वाला ही 0 हो गया भाई साहब, 0 हो गया 0, क्योंकि cos थीटा ही 0 हो गया। क्योंकि ऊपर वाला 0 हो गया तो नीचे वाले को देखने की जरूरत ही नहीं, ऊपर वाला ही 0 हो गया। तो cos थीटा बराबर 0 माने थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई दोस्तों। तो ये दोनों एक दूसरे को कितने एंगल पे काट रही हैं 90 पे काट रहे हैं, 90 पे। आया समझ में। अब इस बहाने से दो लाइनों के बीच का एंगल भी निकालना सीखे अपन। अभी तक अपन ने फार्मूला पढ़ा नहीं है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, अपन चलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी ए वेक्टर, जहां पे ए और बी ये हैं, आर क्वेश्चन मार्क। क्या बोल रहे हैं, कौन सा क्या बोल रहा है, पढ़ना जरा ढंग से। बी ए वेक्टर जिसमें बी और ए, सुनना जरा क्वेश्चन को देखो और ए पढ़ो। ए कितना है, ए है 1 2 -1 पढ़ लिया। बी कितना है ढंग से पढ़ो 3 4 0। तीर का निशान किससे किसकी ओर है, बी से ए की ओर। बी ए वेक्टर बी से ए की ओर, तो बी से ए की ओर है। क्लैरिटी रखना, बी से ए की ओर है ना। अच्छा, अब कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एंड दिस। अब डायरेक्शन कोसाइन मांग रहा भाई बी ए वेक्टर के, तो घटा घटा करके काम चल जाएगा अपना। तो घटाने पर अगर मैं इसके डी आर निकालता हूं तो डी आर निकलेंगे है ना 1 - 3 2 - 4 -1 -0। तो कितना निकल गया -2 और -1, ये डी आर निकल गए। लेकिन इसने डी आर मांगे क्या, डी आर डायरेक्शन रेशियो मांगा है, डायरेक्शन कोसाइन मांगा है। डायरेक्शन कोसाइन ये हमारा एबीसी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है। अब हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन माने एलएमएन। एलएमएन का मतलब क्या होता है याद है ना, एल का मतलब हो जाएगा -2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1। याद आ रहा है कुछ फार्मूला, ए अपॉन, भूल गए,
एल बराबर था ना ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिखाया था ना अभी। एम की वैल्यू याद आ रहा है ऐसे, तो डायरेक्शन कोसाइन सीधा लिखूंगा, ध्यान रखना। अगला वाला हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट में 4 + 4 + 1। अगला वाला कितना हो जाएगा -1 बटा अंडर द रूट ऑफ 4 + 4 + 1। पढ़ो जल्दी से, कितना होगा ये, कितना हो जाएगा -2/3, -2/3 और -1/3। लो, है क्या कोई आंसर? ठीक है, बी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे कहानी यहां तक पकड़ में आ गई। बी ए वेक्टर, बी माइनस ए, बी ए वेक्टर का मतलब ए माइनस बी होता है, हेड माइनस टेल, नहीं टेल माइनस हेड, है ना। ठीक है, बराबर। इतना क्लोज डिस्कशन करवाता है ये, ऐसा लगता है, डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी क्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या दिख रहा है 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे गौर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जहां पे लैम्डा और म्यू दोनों कैसी कोइंसिडेंट है, इसकी इंटरसेक्टिंग या पैरेलल है। ठीक है, पहली लाइन पढ़ो, क्या पढ़ने में आता है? आर वेक्टर बराबर में कितना, आई माइनस जे प्लस का के, प्लस में लैम्डा इंटू में कितना 2i प्लस में 3j माइनस का 6k, यही है ना भाई। दूसरी लाइन पढ़ो, आर वेक्टर बराबर में कितना 2i माइनस जे माइनस का k, प्लस में अगला पढ़ो म्यू इंटू में कितना, म्यू के ब्रैकेट में कितना 6i कैप प्लस का 9j कैप माइनस का 18k कैप। ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना? याद है ना, आर माने एक्स वाई जेड सिखाया था, आर माने एक्स वाई जेड। तो देख इसको पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे 1, ये -1 और 1, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस, याद आ रहा है आपको, है ना। अब देख यहां लिखा हुआ है 2 3 माइनस 6, 2 3 माइनस 6, पकड़ में आया या नहीं आया? अच्छा, यहां पे क्या भरेंगे, इसके वाले का 1, जेड के आगे -1 है तो यहां पे -1, यहां पे अगर 1 है तो यहां पे 1 ओनली। पकड़ में आ गई लाइन, है ना, ये पकड़ में आ गया। अब दूसरी वाली लाइन, ये आ रहा है तो इसकी जगह लिखूंगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, लिखना सिखाया था ना। नीचे 6 9 18, 6 9 माइनस 18, रुको और सुनो, है ना। अच्छा, यहां वाले वैल्यू बोलो, यहां पे क्या लिखना है 2, यहां क्या लिखना है -1 तो +1, यहां पे क्या लिखना है +1। अब आया समझ में, लाइन बदलना आ गया, इसका इसमें इसका इसमें बदलना आ गया। अब लाइन भले कहीं पड़ी नहीं पड़ी लेकिन तेरे को बदलना आ गया, आ गया। अब समझो, देखो इससे पहले कि आगे बढ़ना है, पहले इसको समझो कि क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो देखो आंसर जरूर, पक्की बात है। देख इसके डीआर इसके डीआर को गौर से देख, इसका नीचे 2 है, इसके नीचे 6 है, तो 2/6 कितना होता है 1/3। ये 3 है और ये 9 है, तो 3/9 कितना होता है 1/3। अच्छा, ये -6 और ये 18 है, तो -6 बटा -18 कितना होगा, फिर से 1/3। तो दोनों समान हैं, डीआर एक्चुअल में अंदर से एक है, सेम डीआर है, तो इसका मतलब 100% लाइन या तो पैरेलल है। डीआर पैरेलल होने का मतलब कि अब लाइनें पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। पैरेलल का मतलब यूं है या एक दूसरे पे ऐसे गुजर गई। अब अपने को बस ये चेक करना है, इसने कोइंसिडेंट बोला है क्या? ओ देखो, इसने दोनों ऑप्शन दिए, मैंने कहा ना बहुत क्लोज ऑप्शन दे रहे हैं हमारे को। अब अगर क्लोज ऑप्शन दे रहे हैं तो मेरे को क्या करना है, हमें इसे लैम्डा मानना है, इसे म्यू मानना है। ठीक है, मैं इसके सामने इसकी वैल्यू x की वैल्यू लिख रहा हूं 2 लैम्डा प्लस 1, सिखाया था कैसे, 3 लैम्डा -1 माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 1, लिख लिया। ये जो मैं लिख रहा हूं इस लाइन का जनरल पॉइंट है, इस पे कहीं पे भी मिलेगा। ठीक है, ये म्यू के नाम से जो कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, ये तो हटा दूं, है ना, म्यू के नाम से जो भी लिखेंगे उसको पढ़ो। म्यू के नाम से क्या लिखा है, ये कितना है 6 म्यू प्लस का 2, 9 म्यू माइनस का 1 माइनस का 18 म्यू माइनस का 1। सही है। अब अपने को पता चल गया कि 2 लाइनें दिख गई 2 लाइनें, है ना। अब क्या इनका अगर ये सच में एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है, तो दोनों का एक्स वाई जेड एक समान होगा। देखो एक्स से एक्स मिलाओ तो 2 लैम्डा प्लस 1
6 म्यू प्लस 2 से मैच कराया, 3 लैम्डा माइनस 1 9 म्यू माइनस 1 से मैच कराया, माइनस का 6 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 18 म्यू माइनस 1 से मैच करा दिया, है ना। इसको ढंग से पकड़ा, 2 लैम्डा माइनस का 6 म्यू इज इक्वल टू 1, इसको ढंग से पकड़ा, 3 लैम्डा माइनस का 9 म्यू इज इक्वल टू में 0। ओके, इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 म्यू, लैम्डा की वैल्यू 3 म्यू उसमें रख दी, तो ये कितना हो गया 6 म्यू माइनस 6 म्यू। लैम्डा की वैल्यू 3 म्यू रखने पर तो गजब ही हो जाएगा। और ये बात भी सही है क्या, 3 लैम्डा माइनस 1 सही है, 9 लैम्डा माइनस 1 सही है, वेरी गुड। और लैम्डा बराबर में 3 म्यू आ रहा है, लैम्डा की जगह 3 म्यू रखता हूं, 6 म्यू माइनस 6 म्यू 0 इज इक्वल टू 1, माने तो ये संभव ही नहीं है। देख इन दोनों से इससे लैम्डा की वैल्यू आ रही है, ये लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें फिट करो, तो लैम्डा की जगह 3 म्यू रखते हैं, 6 म्यू ऑलरेडी पीछे कितना है माइनस का 6 म्यू इज इक्वल टू 1 है, 6 म्यू में से 6 म्यू गया 0 और यहां 0 इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। क्या 0 इक्वल टू 1 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये कि अगर ये नहीं हो सकता तो जिस वजह से 0 आया वो 6 म्यू किस वजह से आया, क्योंकि लैम्डा की जगह हमने 3 म्यू रखा, क्योंकि ये नहीं हो सकता तो फिर ये जो आया वो भी नहीं हो सकता। अरे ये पंगा क्यों हुआ, 0 बराबर 1 नहीं होता ना, तो 0 लाने वाला कौन, ये लैम्डा, 3 म्यू मैंने जब रखा तभी तो 0 आया। इसका मतलब ये कि अगर ये सही नहीं है तो ये जो मैंने रखा वो भी सही नहीं है। इसका मतलब ये कि ये दोनों के y कोऑर्डिनेट ही इक्वल नहीं है। अगर y कोऑर्डिनेट समान होते, ठीक है, अगर y कोऑर्डिनेट मैच करते तो जरूर लैम्डा और म्यू की कोई फिजिबल वैल्यू आती, मैं ऐसे उलझता नहीं। लेकिन क्योंकि मैं उलझ गया हूं तो 100% बात है कि ये फिजिबल पॉइंट नहीं था, पक्की बात कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। अब क्योंकि गड़बड़ हो गई है, ठीक है, तो जिस वजह से गड़बड़ हुई वही गलत है। क्या मैं कहने का मतलब y कोऑर्डिनेट ही गलत है। अगर y कोऑर्डिनेट गलत है, मैंने ऐसा कोई y कोऑर्डिनेट नहीं बना जिसकी वजह से आगे बात बढ़ाई जाए, तो मतलब y कोऑर्डिनेट खटाई में पड़ गया। इसका मतलब यह कि दोनों जो थे, दोनों लाइनें जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट नहीं है। अगर कोइंसिडेंट होती तो एक्स जेड की कोई फिजिबल वैल्यू आ रही होती, लेकिन ये कट गया और ये हो गया। अब बताओ पैरेलल क्यों है, पैरेलल क्यों निकला, कैसे पता चला था पैरेलल है? dr से ये बटा ये बटा ये बटा ये सेम आ रहा था। dr जब भी सेम होगा या रेशो में होगा पैरेलल बोलना है। और मान ले अगर जैसे यहां से लैम्डा और म्यू की कोई वैल्यू निकल जाती, वो वैल्यू अगर तीसरे वाले को सेटिस्फाई कर जाती, ठीक है ना, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट बोल दी जाती, ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाती। चलो अब थोड़ा एक नया और सीखते हैं, आ जाओ एक और आयाम पकड़ते हैं, नया कुछ सीखते हैं। रेडी है ना, कुछ चलती जा रही है गाड़ी। अब जरा अगले पे चलो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो लाइनें हैं, लाइन को पकड़ना ढंग से, इससे एक्स की वैल्यू ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। इसको पढ़ो, पढ़ लिया है ना। क्या मुझे x माइनस बी बराबर में ए वाई दिख रहा है, तो क्या मैं y बराबर में x माइनस बी बाई ए कह सकता हूं? हाँ या ना। अच्छा अब जरा इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको क्या मैं y बराबर में z माइनस डी डिवाइड बाई सी कह सकता हूं? नहीं समझ में आया। अच्छा जल्दी से इसको भी देखो, क्या मैं y की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, है ना। तो देखो अब जरा ध्यान से समझना, इसका मतलब मैं यहां से पकड़ पाया कि x माइनस बी बाई ए बराबर कितना है, y है, और यहां से पढ़ रहा हूं वही y किसके बराबर है, z माइनस डी बाई सी के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से सोचो कि अगर इसके नीचे अगर 1 हो जाता तो क्या ये लाइन की इक्वेशन नहीं है ना। अब जरा इसको देखो, जरा इससे y की वैल्यू बोलो, इससे y की वैल्यू होगी x माइनस बी डैश डिवाइड बाई ए डैश, यही होगी। अच्छा जरा सोचो, जरा इससे y की वैल्यू क्या होगी, इससे y की वैल्यू क्या होगी, इससे y की वैल्यू होगी z माइनस डी डैश डिवाइड बाई सी डैश, यही होगी। तो मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, x माइनस बी डैश डिवाइड बाई ए डैश बराबर में कितना, y बराबर में कितना, z माइनस में डी डैश डिवाइड बाई ए डैश, यही कहूंगा मैं, है ना। और क्या मैं इसके नीचे डिवाइड बाई 1 कर दूं, है ना।
अब सामने वाला कह रहा है कि ये दो लाइनें हैं, देखो बोला है ना इसने दो लाइन से, अगर इसने दो लाइनें बोली हैं तो दोनों लाइनें कैसे बोली एक दूसरे से 90 डिग्री पे। अभी थोड़ी देर पहले याद है ना एकदम 90 आया था, तो कैसे 90 आया था, क्योंकि ऊपर जीरो बन गया था, है ना। फार्मूला याद है उस समय पे मैंने cos थीटा का क्या फार्मूला यूज करा था, ऊपर क्या लिखा था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस में c1 c2 और नीचे कुछ अंडरूट लिखा था, याद आ रहा है ना। और फिर हमने ऊपर वाले की जब वैल्यू निकाली थी तो वो क्या आ गई थी, जीरो आई थी ना। तो कब आई थी, जब वो 90 था। तो 90 कब होता है, 90 तब होता है जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो हो जाए, राइट है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में a1 a2, देख दोबारा से देखो, a1 a2 बोले तो a डैश प्लस b1 b2 बोले तो 1 c1 c2 बोले तो ओ ये c है और वो c डैश है ना, ये c डैश है, सॉरी ठीक है, c डैश बराबर में जीरो आएगा, नहीं आया। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर जीरो होगा। इसका मतलब मेरे लिए नजर में क्या आएगा, a डैश प्लस में c डैश बराबर कितना -1 है क्या कोई आंसर, देखो a डैश प्लस में c डैश बराबर में कितना -1, ये आ गया। नहीं है, कहानी पकड़ में आ रही है तेरे को, है ना ऐसा। अब जरा इधर आ जाओ दौड़ करके और आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों लाइनें कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 जीरो होगा। इसका a1 कितना है 1 और a2 कितना है, तो 1 इंटू के प्लस 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 सॉरी k इंटू -2 बराबर में जीरो होना चाहिए था। तो एक तरह से लिखा हुआ है k प्लस 2 -2 के बराबर जीरो। इसका मतलब ये कि k और -2 के मिलके माइनस का k उधर जाकर k, तो k बराबर कितना आ गया 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 जीरो हो जाएगा पट्टा से ने, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में चलो, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। जो लाइन नीचे वाली दी गई है, ठीक है, उसे ढंग से पकड़ो। नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है x - 3/2 y - 4/3, और यहां देखो जरा ये क्या लगा रखा है इसने, कॉमा, और यहां कितना दे रखा है z बराबर 2, तो z बराबर 2 को क्या मैं z - 2 लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो इधर की तरफ क्या पड़ोगे जीरो को नीचे ले जाओ, तो यहां हो जाएगा z - 2 डिवाइड बाई 0। आया, कुछ नया सीख रहे हैं अपन। तो ये एक लाइन है, हमारी लाइन जो है, क्वेश्चन वाले को अब पूरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो पूरा। हमें क्या बनाना है, हमें क्या पाना है, पहले दिमाग में लगाओ। क्वेश्चन क्या चाहता है, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन की इक्वेशन सिखाई थी ना मैंने, x माइनस कुछ y माइनस कुछ और z माइनस कुछ होती है ना। हमारी जो लाइन है वो किससे गुजर रही है, इस पॉइंट से गुजर रही है। मैंने क्या बताया था, जिससे गुजरे उनको कहां रखते हैं, नीचे या ऊपर, ऊपर। तो यहां पे क्या लिखा है -135, बताओ यहां क्या लिखूं, बोलो +1, और यहां कितना -3, यहां पे 5 लिख दो, एक काम खत्म हो गया। नीचे से ये dr है ना। हमारी लाइन किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो दोनों के dr सेम होंगे या रेशियो में होंगे, सिखाया था ना अभी। तो इसके dr कितने हैं 230, तो इसके dr कितने हो गए 230, लेकिन ऐसा तो आंसर ही नहीं दिया। अब बताओ जल्दी से, इसे आर वेक्टर याद है ना, आर वेक्टर में बदलना आता है, क्या लिखूंगा बता, यहां पे +1 है तो क्या लिखूं, हाँ माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, पकड़ में आया, इसका काम खत्म। प्लस में कितना लैम्डा, इनटू में कितना 2i कैप 3j कैप और 0j कैप, तो 0j कैप लिखो ही मत, पढ़ो। इसमें कहीं पे है 2i कैप प्लस, ये पढ़ो बस, सिर्फ ये कहीं मिल रहा है, देखो किसी ऑप्शन में, सेकंड नंबर पे मिल गया ना, बस इतना सा काम है। अब दिखने लग गया थोड़ा थोड़ा चैप्टर,
थोड़ा थोड़ा चैप्टर दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया? इतने मुश्किल से अपन अभी 10-12 क्वेश्चन करे होंगे तो ही अपने को थोड़ा थोड़ा चैप्टर दिखने लग जाता है। दिखने लग गया ना? अब अगले पे चलो, धीरे धीरे सब दिख जाएगा A to Z। छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमारे को इतना मजबूत कर देंगे कि ऐसा लगेगा अरे कुछ भी ले आओ, कुछ भी ले आओ चैप्टर में, कहीं से भी ले आओ, कहीं से भी कुछ भी ले आओ। क्वेश्चन को पढ़ो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फॉलोइंग लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों लाइनें कैसी हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या सिखाया था? परपेंडिकुलर होने पे क्या होता है, याद है ना? मल्टीप्लिकेशन, है ना? अच्छा देखो जरा लाइन, फर्स्ट लाइन पढ़ो। पहली लाइन क्या पढ़ने में आ रही है? 1 माइनस एक्स बाई माइनस 3। धोखा है आंखों का। मैंने सिखाया था x माइनस कुछ होता है, तो x माइनस डिवाइड बाई 3 हो गया। माइनस कॉमन आया, आगे पीछे कट गया। धोखा था ना? नहीं तो dr में माइनस 3 दिख जाता अभी। ये मैंने क्या बताया था, इसके सामने क्या होता है याद है? यहां पे क्या होता है? y माइनस समथिंग। क्या ये y दिख रहा है? 3y है, तो 3 कॉमन लो, 3 को नीचे भेज दो। पढ़ोगे तो पढ़ने में आएगा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 3। आया समझ में? y मतलब y, धोखा नहीं खाना इस जगह। अब यहां पढ़ो z माइनस 3/3, ये तो नॉर्मल है। एक काम खत्म हो गया। अब दूसरी लाइन पढ़ो, x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 लैम्डा। y माइनस, इसको याद है ना? y माइनस 1। पढ़ो जरा क्या पढ़ने में आएगा? y माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस का 1, है ना? हाँ, ऐसा धोखा मत खाना। अब इसमें क्या सिखाया? कुछ पकड़ में आ रहा है? क्या करूंगा? पहले z लिखना है तो मुझे 2 कॉमन लेना चाहिए, नहीं है? तो ऊपर क्या दिखेगा? z माइनस 5/2, और वो जो 2 कॉमन लिया वो कहां जाएगा? नीचे। तो पढ़ने में क्या आएगा? 3/2। और दोनों लाइनें कैसी है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने पे याद है ना, ये मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बाई 3 इंटू माइनस 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाइड बाई, और ये 0 आना चाहिए, याद है ना? A1 A2 होना चाहिए था ना? ये कितना बन गया? पढ़ो, ये कितना बन गया? 9 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा बाई 3 प्लस के अंदर कितना? 9/2 इज इक्वल टू में 0 पढ़ दूं तो ये एलसीएम लेता हूं अगर मैं इन दोनों का, तो जरा 27 माइनस 2 25 लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू में माइनस का 9/2। सही है? तो लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस का 27/50। ये आंसर हो गया। अब तेरे को पता नहीं चलेगा यही आंसर है, ठीक है? पकड़ में आ गई कहानी? मुश्किल है क्या? 3 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। फ्री फंड के नंबर देते हैं भाई साहब। ये देखो जरा, क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है? इंटरसेक्ट करेगी तो एक्स वाई जेड पे तीनों की वैल्यू सेम आएगी। पहले इस लाइन को पकड़ो, लाइन पढ़ो, याद है ना? एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस लिखना सिखाया था, याद है? इसका 1 और इसका -1। तो यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे -1 अपॉन में कितना? 3। यहां से कितना? -1। आगे कितना? 0। तो पहली लाइन पकड़ में आ गई। दूसरी लाइन क्या है? पढ़ो, दूसरी लाइन पढ़ो तब तक। दूसरी लाइन क्या है हमारी? दूसरी लाइन है x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग, ठीक है? और समथिंग में यहां से आ जाएगा 4। आगे पढ़ना, j कितना है? 0। j पढ़ना 0, और अगला k कितना है? -1 की वजह से +1 पढ़ने में आ गया। अब नीचे के dr पढ़ो, कितना? यहां दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है 3k है, तो यहां 0 और यहां 3। सही है? अब क्या चाह रहा है? मामला किसका चाह रहा है कि दोनों लाइनों की कंडीशन क्या है? टकरा रही हैं, पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट है, कैसे? तो मैंने सिखाया था कि पहला काम, अगर टकरा रही है तो लैम्डा इसे मान लो, म्यू से मान लो, ठीक है? इसका जनरल पॉइंट हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, माइनस का लैम्डा प्लस 1 और -1, और इसका जनरल पॉइंट हो जाएगा 2 म्यू प्लस का 4 और 0, ठीक है? और यहां से 3 लैम्डा -1, ये हो गया। अब अगर ऐसा है कि ये दोनों टकरा रही हैं तो 3 लैम्डा प्लस 1 किसके बराबर होगा? 2 म्यू प्लस के 4 के। दूसरी तरफ से माइनस लैम्डा प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। अगली तरफ से हो जाएगा -1 बराबर में 3 लैम्डा -1, ये 3 म्यू -1, ठीक है? तो 3 म्यू -1 है ना? अब यहां से एक बात समझ में आती है, -1 कट गया, म्यू की वैल्यू 0 आ गई। यहां से समझ में आता है कि लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है।
अगर म्यू की वैल्यू 0 और लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पर सेम आंसर आता है तो मैच कर गया, वरना मना कर दूंगा कि आंसर नहीं बैठा। ठीक है, लैम्डा की जगह 1 रखते ही 4 आ रहा है, म्यू की जगह 0 रखने पर भी 4 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें फिट है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। आगे कहानी पकड़ में, तो यस इंटरसेक्टिंग। अगर मैच नहीं करता, मान ले यहां पे रखने पे यहां 4 हो या 5 हो, तो मना कर देता। लफड़ा हो गया भाई साहब, लफड़ा हो गया, लफड़ा। अब समझ में आया कोई दो लाइनों की आपस में कंडीशन देखना कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा। अगर पैरेलल होती तो याद है ना, पैरेलल होने पे नीचे वाले रेशो सेम में आते, याद आ रहा है? पैरेलल होने पे डीआर सेम रेशो में होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा, अगले क्वेश्चन में क्या मांगा, 29 में पढ़ो क्या मांग रहा है, पढ़ो क्या मांग रहा है। फाइंड क्या, एंगल। एंगल याद है फार्मूला क्या, कॉस थीटा बराबर, भूल जाती है, कॉस थीटा इजिकल टू में कितना, A1 A2 माइनस का 7 इंटू 1। ठीक है, अब देख गलती होगी, कैसे गलती होगी समझ में आया? क्या गलती हो गई, जोश में चले गए, जोशो जोश में चले गए। कैसे चले गए, पढ़ो। ठीक है, दोबारा से पढ़ो। क्या लाइन सही ढंग से लिखी है, लाइन को ढंग से लिखना है। याद है, लाइन हो जाएगी x माइनस 5/7, y प्लस 2/-7, z/1, यही है ना? ढंग से देखना, याद है x माइनस y माइनस लिखना होता है लाइन को। दूसरी लाइन को फिर भी ठीक है, x अपॉन समथिंग है ना। दूसरी लाइन क्या है, x/1, y/2, z/3, यही है। अब चलते हैं, याद है cos थीटा, A1 A2 7, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, माइनस 7 इंटू 2 माइनस का 14, A1 A2 प्लस B1 B2, ये 7, ये 1, ये माइनस का 5, ये कहना है ना, तो माइनस का 10। हाँ भाई, ये कितना हो गया 7, ये माइनस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन अंडररूट में, ध्यान से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 49 प्लस 25 प्लस 1 अंडररूट 75, 1 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कितना बन गया, 0 है। तो इसका मतलब ये कि cos थीटा बराबर 0 माने थीटा बराबर 90 डिग्री। अब आ गया समझ में, एंगल इज 90 डिग्री, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस तरह से कि लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स अपने आप में परपेंडिकुलर हो इन दो लाइनों के। ठीक है, के की वैल्यू बताओ कि अगर ये जो 2 पॉइंट है, पॉइंट पहले 2 पॉइंट पढ़ो, कौन से 2 पॉइंट है, 1 -1 और 2, और दूसरे 2 पॉइंट कौन से हैं भाइयों, 3 4 के। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो। और ये कौन सी लाइन है, 0 3 2, और ये दोनों कौन सी लाइन है, 3 5 6। सही है, और दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर बताइए भाई। के की वैल्यू कहां है, के ये रही। ठीक है, अगर सच में परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 बराबर वो 0 होगा। अब A1 कहां से लाओगे, याद है A1 B1 C1 क्या होते थे, dr, dr लाते हैं घटा घटा के, याद रखना दिमाग में, घटा घटा के, 2 पॉइंट दियो घटा घटा के dr, किसमें से किसको, किसी में से भी किसी को घटा दे। तो अगर मैं इसे पहली लाइन के इसके dr पूछे जा रहे हैं तो इसके dr को dr1 नाम दे देता हूं। 3 - 1, 4 -1, k -2, आगे dr। अब दूसरी लाइन के dr पे चलो, 3 - 0, 5 - 3, 6 - 2, आगे। और ये हमारे, ये कौन है भाई, A1 B1 C1, ये कौन है भाई, A2 B2 C2। और मैंने क्या सिखाया था, क्या करते हैं, दोनों परपेंडिकुलर है तो A1 A2 का मतलब 6, इन दोनों का गुणा 10, इन दोनों का गुणा 4 टाइम्स k -2 बराबर 0, ऐसा ही। तो ये हो जाएगा 4k -2 बराबर माइनस का 16, काट दो, माइनस का 4 आ जाएगा, k बराबर कितना, माइनस का 2, आंसर आ गया। क्या स्टोरी समझ में आ गई? ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा चढ़ गया भाई, 30। समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी घड़ी पकड़ में आ गई है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 -5 एंड मेकिंग इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कितने कैसा एंगल बना रहे हैं? इक्वल एंगल। कहां से? कोऑर्डिनेट एक्सिस से। और मैंने क्या सिखाया था? कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनने वाले एंगल क्या होते हैं? नाम क्या बताया था उनके? अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन एंगल शुरू में। अब सरकार कह रही है कि डायरेक्शन एंगल सेम है, इसका सीधा मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। ठीक है, अगर डायरेक्शन एंगल सेम है, ओके, अगर डायरेक्शन एंगल सेम है, ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब फिर अगर अल्फा बीटा गामा भी सेम है तो फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी सेम होगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि ये L है और ये M है और ये N है और तीनों का स्क्वायर का सम 1 होता है। तो इसका मतलब ये कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, लेकिन कॉस बीटा तो कॉस गामा ही है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा ही होगी वापस से, प्लस में वापस से कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो गया। तो इसका मतलब 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो गया। अगर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो गया तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू में माइनस का 1/√3 हो गया, या प्लस का प्लस माइनस 1/√3 हो गया। तो मेरे पास में 1/√3 आ गया। जो कॉस अल्फा आया वही L आया, वही M आया और वही N आया। ठीक है, ये है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन DR भी बन सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारी लाइन किससे गुजरी? इससे। तो ध्यान देना, लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस y माइनस z माइनस, होती है ना। अगर ये होती है तो हमारी तरफ से अपने को बस एक छोटा सा काम करना है, हो गया काम। इस पॉइंट से गुजरी, जिस पॉइंट से गुजरती उसे कहां रखूं? ऊपर। ठीक है, तो यहां रखता हूं कितना? 2, यहां रखता हूं कितना? 3, यहां रखता हूं 5। नीचे क्या लिखना है? 1/√3 1/√3 1/√3। अब 1/√3 1/√3 रखो या फिर 1 1 1 रखो, एक ही बात है, सेम है। रेशो में खेल सकता हूं। ठीक है, 2 2 2 भी रख सकता हूं, 5 5 5 भी रख सकता हूं, √3 भी रख सकता हूं, इक्वल है, सेम है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 1 1 1। और पसंद नहीं आए तो वहां धक्का नहीं खाना, आप वहीं पे तो 1/√3 रखने का है। ठीक है, टीचर को होशियारी नहीं दिखाना है, टीचर को दिखाना भाई साहब अपने को तो यही आता है ना। मैं एक अबोध बालक, उस फॉर्मेट में चले जाओ। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 32 एक मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भाइयों कि एक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन व्हिच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ √11 फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 32 में क्या हमारे पास में एक लाइन दी है, इन्होंने पढ़े x माइनस 0/1 y माइनस 1/2 z प्लस 1/2। ठीक है, इस पर कोई पॉइंट है जो कि इससे ओरिजिन माने 0 0 0, उससे कितनी दूरी पर है? √11 की दूरी पर है। ठीक है, इस पर कोई पॉइंट। अब इस पे कोई पॉइंट कैसे लाओगे? तो इस पर कोई पॉइंट है, तो कोई पॉइंट है लैम्डा लाने पर, वो पॉइंट हो गया लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा माइनस 1। मैं तो कहता हूं यही है वो पॉइंट। ठीक है, जिसकी 0 0 0 से दूरी, जब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो आंसर √11 आएगा। और डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं लगा दूं तो लैम्डा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये बराबर √11 होगा, क्योंकि सरकार ने बोला है। अगर बोला है तो मैं √ हटा देता हूं दोनों का, तो ये तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर, प्लस में 4 लैम्डा प्लस का 1, और यहां से हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4 लैम्डा बराबर में 11, यही होगा। तो ये 4 लैम्डा और ये 4 लैम्डा कट गया,
ठीक है ना, ये 1 और ये 1 हट करके यहाँ पे 9 छोड़ गया, और ये हो गया 9 लैम्डा स्क्वायर बराबर में 9। इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माने लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 या -1। ठीक है, अब हमें चाहिए पॉइंट, हमें तो पॉइंट से मतलब था, लेकिन पॉइंट तो ये था, यही था ना वो पॉइंट। तो पॉइंट अगर ये है तो पॉइंट में लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारी 1। अगर मैं 1 रखता हूं तो 1, अगला 1 रखता हूं तो 3, अगले में 1 रखता हूं तो 1, तो वो पॉइंट है 131। या अगर मैंने -1 रखा तो, अगर मैंने लैम्डा की जगह -1 रखा तो ये हो जाएगा -1, -1 रखता हूं तो फिर से -1, -1 रखता हूं तो -3। तो ये वो दो पॉइंट हैं जिनकी ओरिजिन से दूरी √11 है। जिनकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, √11 है। ठीक है, और वैसे भी रख के देख, √11 दिख जाएगी। दिखाऊं, देख इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, 1 - 0 का स्क्वायर 1, 3 - 0 का स्क्वायर 9, 1 - 0 का स्क्वायर 1। देख √11 आगे नहीं है, आगे का नहीं पकड़ में चमकने लगी है ना। तो देख ऐसे हम किसी भी लाइन पे कोई भी पॉइंट निकालना है, लैम्डा मान लो, नकली पॉइंट आ जाएगा। वो फिर जो शर्त है उस शर्त में चलते चलो, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा क्वेश्चन ये वाला क्या मांग रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो कि इस पॉइंट से गुजरे। लाइन की इक्वेशन मांग रहा है, याद है लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, कहा था। फिर इधर क्या भरते हैं, सबसे पहले इधर क्या भरते हैं, जिस पॉइंट से पास हो। तो ये इस पॉइंट से गुजर रही है तो यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे -1 भर दिया बेटा, है ना। नीचे क्या होते थे, dr या तो घटा घटा के लाओ या जिसके पैरेलल है। देखना इसे क्या बोला है, किसके पैरेलल है, इस लाइन के, है ना। अब ये लाइन है ना, इस लाइन को पहले लाइन बनाओ, इसको पहले लाइन बनाओ। क्या अपने को लाइन बनाना आता है, तो लाइन में तो होता है, देखो जरा ध्यान से सोचना, क्या में से x - 5, याद है मैंने 5 कॉमन ले लिया। क्यों मैंने 5 कॉमन लिया, क्योंकि x माइनस समथिंग लेते हैं। तो वो जो 5 लिखा वो कहां चला गया, नीचे। आया समझ में, आया ना। पढ़ो आगे क्या लिखा है, 14 - 7y। आगे किसको लाना चाहिए मुझे, y को, ठीक है। तो मैंने -7 कॉमन ले लिया, तो y - 2 डिवाइड बाई माइनस का 1/7। आया ऐसे समझ में। अगले वाले में क्या लिखना है, 35z। याद है 35z लिखूं या z लिखूं, z। तो लिखूंगा z डिवाइड बाई 1/35। अब आया। अच्छा, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों के dr सेम होंगे। तो dr में बेटा यहां क्या लिखना है, 1/5। यहां क्या लिखना है, माइनस का 1/7। यहां क्या लिखना है, 1/35। बस, बाकी आप ऊपर ले लो, वापस आंसर आ गया। ठीक है, तो लाइन कुछ पकड़ में आने लगी, हल्का फुल्का पकड़ में आ गया। लाइन, पॉइंट, कोऑर्डिनेट थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ ही रहा होगा। अभी जैसे जैसे चीजें चलती आएंगी वैसे वैसे बहुत अच्छे से पकड़ में आती आएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये, देखो ये वाला क्वेश्चन। सैंपल पेपर भारी होता है, सैंपल पेपर को लपेट देंगे अपन। ठीक है, अच्छा 37वां क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले। 37वां क्वेश्चन में लाइन ढंग से लिखो पहले। क्या है लाइन, पढ़ो, x - 3 डिवाइड बाई 1। आगे पढ़ो, y - 1/2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, आगे पढ़ो, z डिवाइड बाई 4। क्या मांग रहा है बोलो, डायरेक्शन कोसाइन। मैंने क्या बोला था, नीचे वाले क्या होते हैं, dr, डायरेक्शन रेशो, माने ये कौन है, abc। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, lmn। तो याद है lmn, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 4। अब l की वैल्यू सोचो, 1/√1 + 1 + 16। कुछ याद आ रहा है फिर से, m की वैल्यू 1/1 + 1 + 16। याद आ रहा है कुछ, n की वैल्यू 4/1 + 1 + 16। याद आ गया, काम खत्म। अगले पे चलो, पकड़ में आ गया, हो गया क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन क्या मांग रहा है, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस। याद आ रहा है लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल। ठीक है, या पहले देखो लो, लाइन है सारी x - y - समथिंग, यही लिखी हुई है, तो यही dr हो गए, है ना। ये हो गया a1 b1 c1। एक्यूट एंगल या एंगल मांगे, लाइनों के बीच का एंगल का फार्मूला याद है, cos थीटा इज इक्वल टू कितना, a1 a2। तो सीधा चलो,
तो कॉस थीटा इजिकल टू 3 इंटू 4, है ना, 3 इंटू 4 भी क्यों लिखूं, 12 लिख दूं, ठीक है 12, 4 इंटू -3 माइनस का 12, 5 इंटू 5 25, लिख दिया 25, नीचे आ जाओ अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस ये 50, ठीक है अंडर रूट में 16 प्लस 9 प्लस ये 50, तो कितना हो गया, ऊपर से बच गया 25, ये दोनों तो कट गए और अंडर रूट 50 मिलके 50, 25 से 50 कटा, कितना बराबर आया 1/2। कॉस थीटा की टेबल में 1/2 कितने डिग्री पे आता है, ठीक है 60 डिग्री, बोले तो π/3। क्वेश्चन खत्म, इतना मुश्किल है। अगर ये आंसर नहीं होता तो 60 ना होकर 120 होता, क्योंकि मैंने बताया था अल्फा भी होता है और पाई माइनस अल्फा भी होता है। ठीक है बेटा, आगे दौड़ो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बताओ इसकी लाइन के। ये लाइन ढंग से पढ़ो बस। क्या लिखा दिख रहा है 6x - 12, लेकिन मैंने बताया था 6x - 12 होता ही नहीं कुछ। क्या सिखाया था, x - 2/1/6 सिखा रखा है। इसको कैसे y में लिखना है ना, याद है y को आगे लिखना है, तो y + 3/1/3। इसको क्या पढ़ेंगे y - 1/1/2। लो साहब लाइन आगे। ये ध्यान है, ये दोनों कौन, ये तीनों कौन होते हैं, dr। तो डायरेक्शन रेशियो हो गए, मिल गए। अब डायरेक्शन वो निकालना है, याद है ना, a कितना 1/6, b कितना 1/3, c कितना 1/2। अब रुको, यहाँ पे एक और मस्त काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक और मस्त काम भी कर सकते हैं, है ना, वो भी सिखाता हूं। ये भी एक नई चीज है, सीख जाओ, अभी सीख गए तो काम आ जाएगा। अब इनको आसान लिखना है तो आसान भी लिखा जा सकता है। कैसे, मैं तीनों की नीचे वाले, है ना, x - 2 बटा y + 3 बटा z - 1 बटा नीचे 6 3 2, है ना, इन तीनों की 6 से गुणा कर सकता हूं। तो 6 से गुणा करते ही हो जाएगा 1, इसकी 6 से गुणा करते हो जाएगा 2, 6 से गुणा करते हो जाएगा 3, तो dr हो गए 1 2 3। सही है, ऐसा भी लिख सकता हूं। मैंने कहा था ना, मैं एक जैसे नंबर से गुणा कर सकता हूं, ठीक है। अब डीसी मांगता है डायरेक्शन कोसाइन 1/√1 + 4 + 9, याद आ रहा है, कॉमा दूसरे वाले का कितना 2/√1 + 4 + 9, अगले वाले का कितना 3/√1 + 4 + 9। सॉल्व हो गया। आगे डायरेक्शन कोसाइन भी मिल गए, क्या मुश्किल काम आया। ठीक है, तो देखो देखते देखते, अब क्योंकि ना उस समय जब हम चालू होते हैं तब हमारे को बहुत अटकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते हैं तो हमारे को लगता है ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है। इससे लैम्डा की वैल्यू बोलो, x - 2/2, हाँ या ना। इससे लैम्डा की वैल्यू बोलो y - 1/7, इससे लैम्डा की वैल्यू बोलो z + 3/-3। लाइन आ गई, लाइन आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा, अब ये जो 3 दे रखे हैं x y z, इनसे म्यू की वैल्यू बोलो। म्यू की वैल्यू x + 2/-1, सोचना। अगले की इससे y की वैल्यू बोलो, म्यू की वैल्यू बोलो y - 8/2, इससे है ना म्यू की वैल्यू बोलो z - 5/4। मिल गई। अब बता, देखो दो लाइनें दिख रही कि नहीं दिख रही बेटा। क्या अपने को लाइनें परपेंडिकुलर है चेक करना आता है, क्या करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो इसकी इससे गुणा कितनी दे रही है -2, इसकी इससे गुणा कितनी दे रही है +14, इसकी इससे गुणा कितनी दे रही है -12। बता 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो बिल्कुल यस इट इज परपेंडिकुलर। क्या मुश्किल हो रहा है भैया, चैप्टर मुश्किल है ये, या इससे ज्यादा आसान कोई चैप्टर आज तक पढ़ा जिंदगी में। इतना सीधा चैप्टर है, जैसा पढ़ा रहे ना ऐसा वैसा मेंस में आ जाएगा। सीधा सीधे क्वेश्चन गुड़ेंगे, एकदम सीधा घुस जाएंगे क्वेश्चन, फट 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 बनने लग जाएंगे। अब देखो लाइन की इक्वेशन बतानी जो इससे गुजरे, बार बार सिखा रहा हूं। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x - y - z - सिखाया था। यहां कितना हो जाएगा +2 या -4 या 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नीचे चाहिए होता है dr, dr या तो घटा घटा के लाओ, या कोई लाइन दे रखी होगी उसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, तो जो इसके dr होंगे वो हमारे dr होंगे। पहले लाइन ढंग से देख लो, है ना। लाइन क्या होगी ढंग से, x + 3/3 परफेक्ट है, याद है ना, आगे x है। यहां पे देख y - 4/5 परफेक्ट है बेटा। यहां पे देख क्या z- है क्या, तो इसको लिखना पड़ेगा z - 8/6।
ठीक है, तो जो इसके डीआर होगा वो हमारे भाई के डीआर हो गए, तो लाइन की इक्वेशन होगी 3, 5, 6। मुश्किल है क्या? इतना आसान है, 3 नंबर देके जा रहा है फ्री फंड के। 2 भी दे रहा है तो क्या दे रहा है, क्या दम लगवा रहा है? इससे ज्यादा तो अपन 1 नंबर के क्वेश्चन में दम लगा रहे थे, हाँ या ना? ले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं अभी। यहां तक की कोई बात, कोई पंगे वाली बात आई नहीं आई? ओके। अब देख, पहले 41वां क्वेश्चन करते हैं। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों लाइनें हैं, ये आपस में जहां काट रही हैं, ये जो 2 लाइनें हैं ये आपस में जिस पॉइंट पे काट रही हैं, उस पॉइंट की इस पॉइंट से -1, -5 और -10 से दूरी बताओ, बस यही कह रहा है। दूरी बतानी है तो दूरी सूत्र माने डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। लेकिन ये दोनों कहां काट रही है एक दूसरे को? याद है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्शन कर रही है कि नहीं कर रही, पैरेलल है या नहीं है। करने के लिए इसके सामने म्यू और लैम्डा लिख लो। तो फर्स्ट लाइन के लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस का 2, 4 लैम्डा प्लस का 3 आ गई। दूसरे वाले की म्यू की वैल्यू आ गई 5 म्यू प्लस का 4, 2 म्यू प्लस का 1, और इधर से आ गई म्यू ओनली, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो जो इसके एक्स की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर में कितना? 5 म्यू प्लस का 4, 3 लैम्डा प्लस का 2 बराबर में कितना? 2 म्यू प्लस का 1, 4 लैम्डा प्लस का 3 बराबर में म्यू, यही हो रही है ना? ओके। अब यहां से देखा जाए तो इसके नीचे इसको मैं लिख देता हूं 4 लैम्डा माइनस का म्यू इज इक्वल टू माइनस का 3, है ना। और इसके नीचे लिख देता हूं 3 लैम्डा माइनस का 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस का 1। ऐसा सॉल्व करते हैं दोनों को, ठीक है। तो इसको 2 से गुणा करके दोबारा लिख देता हूं 8 लैम्डा माइनस का 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस की जगह प्लस करा, माइनस करा, प्लस करा, है ना, कट गया। माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू में 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। लैम्डा की जगह -1 रखा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का म्यू बराबर माइनस का 3, तो इसका मतलब म्यू बराबर में -1। लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू -1 आ गई। लैम्डा की जगह -1 रखते हैं तो कितना हो गया भाई? लैम्डा की जगह -1 रखते हैं कितना हो जाता है? माइनस का 1। म्यू की जगह -1 रखते हैं कितना होता है? माइनस का 1, मैच कर गया। इसका मतलब वाकई में दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन कहां काट रही हैं, ठीक है। अब कहां काट रही, कहां, पॉइंट तो बताना है ना। तो पॉइंट ये और ये एक ही तो है, ये दोनों सेम है। अगर सेम नहीं होते तो मैं ये क्यों मैच कराता, ये दोनों को क्यों मैच कराता, इन दोनों को क्यों मैच कराता? मैंने मैच कराए क्यों? ताकि मैं चेक करूं कि वाकई में सेम है क्या। अब मेरे पास में जो 2 को हल करके लैम्डा और म्यू है वो तीसरे को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब सेम है। अगर सेम है तो वाकई काट रही है, और काट रही है तो फिर लैम्डा या म्यू में से कुछ भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अब लैम्डा की वैल्यू -1 मैंने यहां रखी, तो ये हो जाएगा -1। लैम्डा की जगह -1 रखते ही -1, लैम्डा की जगह -1 रखते ही -1। ओहो, ये पॉइंट है वो। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा क्या निकल गया? -1 -1 -1। और डिस्टेंस ही तो पता नहीं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में अंडर, याद है डिस्टेंस फार्मूला? -1 माइनस -1 मतलब +1 और मतलब 0, प्लस -1 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, -1 प्लस का 10, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है। तो अंडर में वट एवर इट इज, है ना, 97 डिस्टेंस आ गई। आगे कहानी पकड़ में। प्रिंटिंग मिस्टेक इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है कि ये कैलकुलेशन हमारी परफेक्ट जा रही है कि नहीं। तरीका समझ में आ गया? तो कोई भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट करनी है, कर रही हैं, करते ही सुनते ही ऐसे ही जाना है हमारे को, ठीक है। ये लैम्डा म्यू की इक्वेशन है, मैच करानी है। कोई 2 को सॉल्व करना है, तीसरे को सेटिस्फाई करना है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ही वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। अब इसने खुद ने बोला इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये सेटिस्फाई अगर नहीं होती तो मैं खुद को बार बार चेक करता रहता, अलाइन करता कि हो यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ी गलत हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये वेरीफाई करो कि ये दोनों लाइनें स्क्यू लाइंस है ना। अब स्क्यू लाइंस क्या होती है? कोई भी 2 लाइनें ऐसे होंगी तो पैरेलल है, एक के ऊपर एक हो गई तो कोइंसिडेंट है, टकरा गई तो इंटरसेक्टिंग है। अब दुनिया में एक और चीज भी हो सकती है, यूं चली गई, ये यूं निकल गई, वो यूं निकल गई, तो ये स्क्यू लाइंस है। क्यों? क्योंकि ना टकराई, ना पैरेलल हुई, ना कोइंसिडेंट हुई। तो एक और दुनिया में कैटेगरी जिसका नाम है स्क्यू लाइंस। अब अगर ये स्क्यू लाइंस है तो क्या होगा? माने ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल नहीं होंगी, कोइंसिडेंट नहीं होंगी, तीनों ही नहीं होंगी। तो पहली बात लाइन लिख रहा हूं, ठीक है।
लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग। ठीक है, याद है? ओ अभी तो बहुत दूर काम आएगा भाई, इसने वाकई में 3 नंबर के लायक काम मेहनत करवाएगा ये। अब ये 3 नंबर के लायक मेहनत करवा रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, कैसे करवा रहा है जरा देखो, ऐसे करवा रहा है। इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूं, आर वेक्टर को। ठीक है, आई की 1 से गुणा करी आई कैप, जे की -2 से गुणा करी माइनस का 2j कैप, के की 3 से मल्टीप्लाई करी 3k कैप। ये वो लोग हैं जिनमें लैम्डा नहीं था, मैंने गुणा कर दी। अब देखो लैम्डा यहां है, लैम्डा की इससे गुणा करते लैम्डा आई कैप माइनस का, तो मैं प्लस का लैम्डा कर रहा हूं, माइनस का आई कैप अलग कर रहा हूं। जे की लैम्डा से गुणा करते लैम्डा जे कैप, क्योंकि प्लस का लैम्डा बाहर है तो जे कैप अंदर हो गया। इस 2 की इससे गुणा करी तो माइनस का 2 लैम्डा इतना, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 2k कैप। ये समझ में आया? क्या किया, लैम्डा वाले सारे लोग एक तरफ और बिना नॉन लैम्डा के सारे लोग एक तरफ कर दिए, है ना। अब दूसरी वाली से प्रैक्टिस पक्की करते हैं। आर वेक्टर लिखा, पहले आई कैप की म्यू से गुणा करूं या 1 से करूं? 1 से, तो मैंने यहां लिख रहा हूं आई कैप, लिख दो। अच्छा, फिर जे की -1 से कर दूं तो माइनस का जे कैप, फिर के की 1 से गुणा कर दूं, लेकिन बाहर का माइनस है तो माइनस का जे के कैप लिख दो, प्लस अब मैं म्यू अलग कर रहा हूं। ठीक है, म्यू की इससे गुणा करती म्यू आई कैप, तो म्यू तो बाहर है, आई कैप अंदर कर देता हूं। जे की इससे गुणा करते 2 म्यू जे कैप, तो यहां पे म्यू बाहर है तो प्लस का 2 जे कैप, राइट है। और अगर देखा जाए तो ये माइनस का 2 म्यू के कैप, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 2 के कैप। डन करो, डन है कि नहीं? तो दोनों लाइनें दिखने लग गई। अब थोड़ी लाइनें साफ दिखी, अभी ने पूरा साफ देखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में x माइनस y माइनस z माइनस, x माइनस y माइनस z माइनस, रेडी? तैयारी पे रहो। याद है, नीचे आते हैं dr। dr कौन से वाले होते हैं, आगे वाले या लैम्डा वाले? नहीं, लैम्डा वाले। dr नीचे वाले होते हैं, तो यहां से आ जाएगा -1 1 और माइनस का 2। नीचे क्या आएगा 1 2 -2। यहां पे क्या होते हैं याद है, x के पीछे क्या आता है, जिससे लाइन गुजरती है, पासिंग पॉइंट होते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये 2 माइनस का और ये प्लस का 3। अगला वाला हो जाएगा 1, फिर प्लस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, लाइनें दिखने लग गई। अब ये दोनों स्क्यू लाइन से तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो लैम्डा लिखा, म्यू लिखा। ठीक है, इसका पॉइंट लिखा जनरल पॉइंट माइनस लैम्डा प्लस का 1, लैम्डा माइनस का 2, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3। डन करो। इसका जनरल पॉइंट देखा जाए तो म्यू प्लस 1, 2 म्यू -1 और माइनस का 2 म्यू -1 लिख लिया, है ना। अब क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करती तो फिर सब सेम होगा, चेक करा देता हूं। ठीक है, तो माइनस लैम्डा प्लस का 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस का 1। इधर से देखा जाए तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू 2 म्यू -1। इधर से देखा जाए तो माइनस का 2 म्यू माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 3। डन। ओके ओके ओके, इन दोनों को काटने पर लैम्डा की वैल्यू माइनस म्यू आ रही है ना। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं माइनस म्यू रखता हूं तो लैम्डा की वैल्यू माइनस म्यू रखने पर इसको भी चेक करा देता हूं, लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू में 1 आ रहा है। ठीक है, लैम्डा की जगह अगर मैंने माइनस म्यू रखा तो माइनस का म्यू माइनस का 2 म्यू इज इक्वल टू में 1 आ रहा है। इसका मतलब म्यू की वैल्यू मेरे पास में माइनस का 1/3 आ रही है, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास में आ रही है प्लस का 1/3। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इसमें जाते ही फंसा देंगे, एकदम उलझा देंगे। देखना, लैम्डा की जगह 1/3 रखता हूं तो माइनस का 2/3 प्लस का 3। ठीक है, तो कितना रह गया 2 प्लस 1/3, 2 6 7/3 रह गया। अब म्यू की जगह -1/3 रखता हूं तो ये हो जाएगा कितना 6/3, अयो 2/3 प्लस का 2/3 माइनस का 1, तो माइनस का 1/3। क्या माइनस का 1/3 बराबर में 7/3 होता है? नहीं होता ना। ठीक है, तो यहां पे गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब देख, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ये दोनों लाइनें नॉट इंटरसेक्टिंग है ना, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है पैरेलल हो। पैरेलल तब होती जब ये दोनों का रेशो, ये दोनों का रेशो, ये दोनों का रेशो और ये दोनों का रेशो सेम होता। क्या -1/1, क्या माइनस का 1/1, क्या 1/2 के बराबर होने लग गया? क्या
तो इसका मतलब ये पैरेलल भी नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग नहीं है और ना ही ये पैरेलल है। अगर पैरेलल नहीं है तो कोइंसिडेंट हो नहीं सकती, ना ये कोइंसिडेंट है, तो फिर बचा कौन? स्क्यू। इसीलिए आप कहोगे हाँ ये स्क्यू लाइन से। पहली चीज तो ये, तो प्रूफ जब करना होगा तो ये पूरे लाइन से गुजरना पड़ेगा और लास्ट में जाके बताना पड़ेगा कुछ भी मैच नहीं हुआ, सब गोबर हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब स्क्यू लाइन्स बच गई। अब स्क्यू लाइन्स होने के बाद में अब ये कह रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस। इस बार हो सकता है बहुत हद तक चांस है शॉर्टेज डिस्टेंस का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। कैसे निकालना है, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला याद करके जाना, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, ठीक है, डॉट dr क्रॉस dr, ठीक है, अपॉन में मॉडुलस में dr क्रॉस dr। याद रख लेना ये वाला फार्मूला। क्या बोला मैंने? फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट। ये डॉट कहां से आया? ये डिस्टेंस d का डॉट है, ठीक है, और dr क्रॉस dr अपॉन मॉड dr क्रॉस dr। अब पहले काम, ये मेरे पास में दोनों लाइनें पड़ी हैं, ये दोनों लाइनें हैं, dr पता है इसमें कहां होते हैं? नीचे वाले। तो हमारे को dr क्रॉस dr निकालना है, इसका मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। अब dr क्रॉस dr बता रहा हूं, दो पॉइंट का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? i j k लिखते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका सिखा रहा हूं। ये क्या लिखा है? -1, पास वाले लिखा है 1 -2, 1 और फिर -2 लिखते हैं, फिर यहां 1 2 -2 लिख लिया, है ना। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सीखना। आई के टाइम पे याद है, आई की रो डिलीट कॉलम डिलीट, इन दोनों की गुणा -2, है ना, इन दोनों की गुणा कितनी? -2, इन दोनों की गुणा -2, है ना, फिर माइनस माइनस माइनस, फिर ये दोनों की गुणा -4 तो +4, ये हो गया आई कैप। आया समझ में? अगर आ गया तो जे कैप सोचो खुद, जे कैप के टाइम पे जे कैप की रो डिलीट कॉलम डिलीट, ये बच गया, इसकी इससे गुणा कितनी आई? 2, तो मैं यहां लिख रहा हूं 2, फिर माइनस, फिर इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा कितनी आई? -2, तो -2 मिलके कितना हो गया बेटा? +2। अब जे कैप के टाइम पे, के कैप का सोचो, के कैप के टाइम पे क्या 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 डिलीट करेंगे? रो डिलीट कॉलम डिलीट, रो डिलीट कॉलम डिलीट, ये 4 जने बच गए, है ना। इन दोनों की गुणा कितनी? ठीक है, इन दोनों की। अच्छा एक और बात, जे कैप के टाइम पे आगे माइनस लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना भाई, है ना, जे कैप के टाइम पे माइनस लगाते हैं, भूलना नहीं है बात, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अच्छा अब के कैप के टाइम पे क्या लिखना है? -2, ठीक है, और यहां से -1 ऐसा, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन रहा है? ये बन रहा है 2, ये कितना बन रहा है? -4, और ये बन रहा है -3। ये लो आपका dr क्रॉस dr आ गया, ठीक है। अब रही बात फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट। अब फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्या है सर? रेडी? फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट का टाइम आ गया। ये लाइन किससे गुजरी? ये जो लाइन है, ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रही है? पकड़ में आता है? हाँ, ये लाइन गुजर रही है 1 से, -2 से और 3 से। याद है ना x y z के जो पीछे लिखा होता है वो। तो पहला फिक्स पॉइंट हो गया कितना? 1, इसका फिक्स पॉइंट हो गया 1, -2 और -3 +3, है ना। इसका फिक्स पॉइंट सोचो, इसका फिक्स पॉइंट क्या हो गया? इसका फिक्स पॉइंट हो गया 1, -1 और -1। तो फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट 1 -1, 1 -1, फिर -2 प्लस का 1, फिर अगला वाला 3 -1। आया समझ में? है ना, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट। अब ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? -1, ये कितना हो गया? 4। तो फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट आ गया, dr क्रॉस dr आ गया। अब दोनों को भरो, ठीक है। फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट इज 0, -1 और 4 भर दिया। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा, किसके साथ? dr क्रॉस dr, माने किसके साथ? 2 के साथ, -4 के साथ और -3 के साथ। कर दिया। अपॉन में dr क्रॉस dr का मॉड लेना है। मॉड कैसे लेते हैं याद है? मॉड लेने का मतलब क्या होता है? नहीं, मॉड लेने का मतलब होता है अंडररूट में, है ना, वेक्टर की दुनिया में मॉडुलस का मतलब होता है उसका यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो 4 + 16 + 9। आया समझ में? है ना।
अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो याद करो। डॉट प्रोडक्ट करते टाइम पे नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, 2 का इससे प्रोडक्ट 0, -4 का इससे प्रोडक्ट +4, -3 का इससे प्रोडक्ट -12 का मॉड अपॉन अंडररूट में ये कितना हो गया 25 और 4 29। तो फाइनली हमारे पास आंसर हो गया 8/√29। ये हमारा निकला शॉर्टेज डिस्टेंस। अब अपने से कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो वो बात अलग है, बाकी अगर देखा तो फार्मूला एकदम झकास प्रॉपर, एकदम प्रॉपर रास्ते से। लेकिन क्या ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए वर्थ था? नहीं, ये 5 के लिए है ना। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है लपेटे में, कोई बच्चा पकड़ में आ गया कि साहब स्क्यू लाइंस भी प्रूव करा लिया गधे हैं, और अपनी तरह से स्क्यू लाइंस के बाद में कर दिया शॉर्टेज डिस्टेंस प्रूव करो, तो कर दिया भाई बच्चे ने अपने का, कर देते हैं भाई सब, मौका पड़ता है तो कर ही देते हैं। कभी कभार इतना छोटा क्वेश्चन होता है, ऊपर वाला देखो क्या लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चन के साथ ऐसा क्वेश्चन देखो अगला सिर्फ शॉर्टेज डिस्टेंस पूछता तो ही बच्चा लेट जाएगा, क्योंकि डीआर करो, डीआर करना मतलब सामने वाले से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है वो पूछ लिया, यहां आते आते डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है पूछ लिया, यहां नीचे आते तो मैग्नीट्यूड कैसा होता है पूछ लिया, यहां पे आपने शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला कैसे निकालते पूछ लिया बेटा। तो देख तेरे को सब याद रख के जाना है, ठीक है ना, कुछ भी गड़बड़ हुई और कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 अपना है ना, आज का पार्ट 1 हो गया।